आज हम दुनिया भर के सब्सक्राइबर्स द्वारा भेजी गई टॉप 5 रियल गोस्ट स्टोरीज के बारे में बात कर रहे हैं। नंबर 5, ये घटना नेपाल की है। मेरे पड़ोस में एक घर में परिवार की बड़ी बेटी की आत्मा का साया है, जिसकी बहुत कम उम्र में मृत्यु हो गई थी। उसकी मृत्यु के बाद परिवार को कई असाधारण एक्टिविटीज का सामना करना पड़ा, जिसमें लड़की का देर रात तक रोना, इधर उधर चीजें फेंकना और कई अन्य डरावनी एक्टिविटीज शामिल थी। उसके माता पिता ने मंक्स को बुलाया और उन्होंने कहा कि उसकी आत्मा उसकी मृत्यु से दुखी है और बहुत बेचैन है। इसलिए मंक्स ने उसे समर्पित एक गुड़िया बनाई और कहा कि आत्मा अब गुड़िया में निवास करेगी। माता पिता से कहा गया कि वे गुड़िया के सामने कुछ अनुष्ठान करें ताकि उसकी आत्मा को कुछ शांति मिले। जल्द ही उसकी आत्मा ने घर में भटकना बंद कर दिया। गुड़िया अब घर की बालकनी में रखी हुई है। उसके माता पिता हर त्योहार पर गुड़िया के कपड़े बदलते हैं। मेरे घर से गुड़िया को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो ज्यादातर समय हमारे सामने घर की बालकनी में रखी है। नंबर 2, मैं एक डॉक्टर हूं और एम्स में अपने निवास के दौरान रात्रि ड्यूटी कर रहा था। रात के लगभग 2 बजे थे और मैं दूसरी मंजिल के वार्ड में था। वार्ड में रोशनी कम कर दी गई थी। वार्ड को 2 कक्षों में विभाजित किया गया था। इनमें से एक क्यूबिकल आईसीयू था जिसमें 4 बेड थे। हर कोई सो रहा था और यह बहुत शांत था। वहां एक नर्स थी और वो दूसरे वार्ड में गई थी। मैं नर्सिंग स्टेशन में बैठकर केस फाइलों में मरीज के नोट्स को पूरा करने की कोशिश कर रहा था। सर्दी का मौसम था और बाहर ठंड थी। मुझे आईसीयू से तेज आवाज सुनाई दी, डॉक्टर, डॉक्टर, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। मैं उठा और देखा कि आईसीयू में हल्की रोशनी थी। 4 में से 3 मरीज वेंटिलेटर पर थे और केवल एक ही होश में था। वो लगभग 30 वर्ष का एक युवा व्यक्ति था जो रक्त कैंसर से पीड़ित था। उसके ठीक होने की कोई संभावना नहीं थी। उसने मुझे देखा और मेरी बाहों को कसकर पकड़ लिया। उन्होंने कहा, डॉक्टर, मत जाओ, यही मेरे साथ रहो, कोई शोर मत करो। मैंने तुरंत उनके महत्वपूर्ण मापदंडों पर नजर डाली। तेज हृदय गति के अलावा उनका रक्तचाप और अन्य महत्वपूर्ण संकेत सामान्य थे। उन्होंने आधी खुली खिड़की की ओर इशारा करते हुए कहा, वे आ रहे हैं, वे उनमें से 4 हैं, वे मुझे बुला रहे हैं और मुझे उनके साथ शामिल होने के लिए कह रहे हैं। वे मर चुके हैं, मैं उनके साथ नहीं जाना चाहता, वे दुष्ट हैं, कृपया मुझे बचाइए। मैंने सोचा कि उसका मस्तिष्क कैंसर से जुड़ा होने के कारण उसे मतिभ्रम और प्रलाप हो रहा था। अचानक उसने मेरी बाहों को और भी जोर से पकड़ लिया। वे तुम्हारे बगल में खड़े हैं, हिलना मत, वे बहुत बुरे लोग हैं। मैंने चारों ओर देखा और कहा कि आसपास कोई नहीं है। इसी बीच वार्ड सिस्टर आ गई और मैंने उससे मरीज को बेहोश करने को कहा। मैंने मरीज से कहा, देखो, मैं खिड़की बंद कर देता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। मैंने जाकर खिड़की बंद कर दी और जोर से ताला लगा दिया और बहन से कहा कि इसे बंद ही रखा करो। वो शांत हो गया और वापस सो गया। सुबह 5 बजे वार्ड सिस्टर ने फोन किया कि मरीज को ब्लीडिंग शुरू हो गई है। जब मैं पहुंचा तो मरीज के मुंह से बहुत खून बह रहा था। ऐसा अनुमान था क्योंकि उसे लाइलाज कैंसर था। मैंने सीपीआर शुरू किया लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। जैसे ही मैंने सीपीआर बंद किया और उसे मृत घोषित किया, मैंने खिड़की की ओर देखा, वो खुली थी। नंबर 3, लगभग 7 साल पहले मुझे अपने चचेरे भाई की डिनर पार्टी में शामिल होने का निमंत्रण मिला। मैंने अपने चचेरे भाई को पहले कभी नहीं देखा था और उससे केवल फोन पर ही बात की थी। मुझे आश्चर्य हुआ कि इतने वर्षों के बाद उनके परिवार ने मुझे आमंत्रित किया। निमंत्रण में एक अज्ञात पता था जिससे जीपीएस अनफैमिलियर था। मैंने एक मैप का उपयोग किया और उसका स्थान पिन किया। जब मैं गाड़ी चला रहा होता हूं तो मैं ध्यान देता हूं कि मैं सिटी से कितनी दूर चला गया हूं। पेड़ पर पेड़, खेत पर खेत, मैं कहां जा रहा हूं? आखिरकार मुझे एक ऐसा ही पता मिल गया जो शायद यही होगा। घर के पास पहुंचकर मैंने देखा कि यह कितना डल लग रहा है। यह पूरी तरह से पत्तियों और शाखाओं से घिरा हुआ है। यह नहीं हो सकता, मैंने अपने आप से कहा। जैसे ही मैं पथरीले रास्ते में दाखिल हुआ, मेरी चाची और चाचा मेरा स्वागत करने के लिए बाहर आए। वे उत्साहित लग रहे थे। घर में चलते हुए मैंने पूछा कि मेरा चचेरा भाई कहाँ है। तुरंत उत्तर देते हुए वो कुछ काम निपटाने गया था। हमने पूरे 2 घंटे मेरी माँ और परिवार के बारे में बात करते हुए बिताए।
मेरी चाची ने स्वादिष्ट घर का बना पॉट रोस्ट बनाया जिसे मैंने मिनटों में खत्म कर दिया। रात के खाने के बाद हमने यूनो का स्थायी खेल खेला। यह आश्चर्यजनक रूप से मजेदार था। जब हमने यूनो खत्म किया तो लगभग अंधेरा हो चुका था और अभी भी मेरे चचेरे भाई का कोई पता नहीं चला। बावजूद इसके मुझे जाना पड़ा। लगभग अंधेरा हो गया था और मुझे इस भयानक जगह से निकलने में परेशानी होगी। इसलिए मैंने अपनी चाची और चाचा से राजमार्ग पर सबसे इजी रास्ता पूछा। उन्होंने मुझे हैरानी भरी नजरों से देखा। मुझे लगा कि आप रात को यहीं रुकेंगे। मैंने उनसे कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मुझे कल काम था और मैं एक और दिन गंवाने का जोखिम नहीं उठा सकता था। ये बहुत बेहतर होगा यदि तुम कल सुबह चले जाओ। मेरा विश्वास करो, तुम खो जाओगे। मैंने इसे टाल दिया और उनसे कहा कि चिंता न करें। क्रोधित होते हुए उन्होंने मुझे अपने लिए रात रुकने की दृढ़तापूर्वक सलाह दी। इस समय वे क्रोधित हो रहे थे जिससे मैं थोड़ा डर गया। मैंने आह भरते हुए कहा, ठीक है, मैं रात रुकूंगा लेकिन मुझे काम के लिए जल्दी उठना होगा। वे दोनों मेरे रात रुकने से अजीब तरह से प्रसन्न लग रहे थे। जैसे ही वे मेरी चादरें और तकिए लेने गए, मैं दरवाजे से बाहर भागा और अपनी कार में बैठ गया। मैंने जल्दी से रास्ता निकाला। मुझे थोड़ा समय लगा लेकिन मुझे उस निराशाजनक जगह से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया। मैं उम्मीद से 1 घंटे देर से घर पहुंचा। उस समय 11 बज रहे थे और मैं अपने माता पिता को जगाना नहीं चाहता था। पिछले दरवाजे में प्रवेश करने पर मैंने देखा कि रसोई की लाइटें जल रही थी। जैसे ही मैंने दरवाजे पर अपना पहला कदम रखा तो मैंने देखा कि मेरी माँ वहां बैठी टेंस दिख रही थी। कहाँ थे? उसने पूछा। मैं आंटी डेब्रा के यहाँ था। तुम्हें ये पता था? तो फिर उसने फोन करके ये क्यों कहा कि तुम कभी नहीं आए? आज तक मुझे कभी पता नहीं चला कि उस दिन मैं किससे मिलके आया था। नंबर 2, मैं पेशे से एक मनोचिकित्सक हूं और अपने करियर के दौरान मैंने ऐसे कई लोगों से संपर्क किया है जिन्हें अजीब और असामान्य समस्याएं हैं। हालांकि विशेष रूप से एक मामले ने मुझे किसी भी अन्य मामले से अधिक परेशान किया। जापान में 3 लोगों का एक परिवार था जो मेरे बगल में रहता था। वे लगभग 50 वर्ष के विवाहित जोड़े थे और उनका एक बेटा था जो लगभग 30 वर्ष का था। बेटे को हम जापान में हिकिकोमोरी कहते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति जो अंतर्मुखी, एकांत प्रिय और अलग थलग है। कोई व्यक्ति जो सामाजिक संपर्क से हट गया है। हमने बेटे को कभी नहीं देखा। जो लोग हिकिकोमोरी से पीड़ित हैं वे आमतौर पर खुद को अपने कमरे में बंद कर लेते हैं और दूसरों से दूर रहते हैं। मैंने उसकी स्थिति के बारे में सीधे उसके माता पिता से नहीं सुना। मैंने मान लिया कि वे इस पर चर्चा नहीं करना चाहते। जापान में लोग दिखावे को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं और हिकिकोमोरी बेटे का होना शर्मिंदगी की बात है। जैसे जैसे दिन बीतते गए, उनका बेटा बाहर कम जाता गया। आखिरकार वो कभी घर से बाहर ही नहीं निकला। हर रात उसके शयन कक्ष की खिड़की से उसकी मां की उस पर चीखने चिल्लाने की उग्र आवाज सुनाई देती थी। जब भी मैं उस गरीब महिला से मिलता, वो मुस्कुराती और नमस्ते कहती, लेकिन तनाव उसके चेहरे पर दिख रहा था। वो पीली और निस्तेज हो गई। लगभग 6 साल हो गए जब किसी ने बेटे को देखा था। एक दिन पिता ने मेरा दरवाजा खटखटाया और मुझे अपने घर आने के लिए कहा। वो जानता था कि मैं एक मनोचिकित्सक हूं और चूंकि हम पड़ोसी थे, इसलिए मैंने परिवार की मदद करने के लिए जो भी कर सकता हूं वो करने का फैसला किया। जब हम सामने वाले दरवाजे पर पहुंचे तो मां वहां हमारा इंतजार कर रही थी। वो मुझे ऊपर अपने बेटे के कमरे में ले गई। उसने दरवाजे पर मुक्का मारा और चिल्लाई, हम अंदर आ रहे हैं। फिर वो अचानक कमरे में आई और चिल्लाई, क्या तुम हमेशा के लिए सोने जा रहे हो? उठो, तुम निकम्मे आलसी हो। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता कि क्या हो रहा है, उसने एक गोल्फ क्लब पकड़ लिया और कवर के नीचे सो रही आकृति को पीटना शुरू कर दिया। एक पल के लिए मैं स्तब्ध रह गया क्योंकि वो एक के बाद एक वार करती जा रही थी। फिर मैं हरकत में आया, गोल्फ क्लब पकड़ा और उससे कुश्ती लड़ते हुए कमरे से बाहर चला गया। मैं उसके बेटे की चोटों की जांच करने के लिए जल्दी से अंदर वापस गया, लेकिन जब मैंने बिस्तर का कवर वापस खींच लिया तो मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। चादरों के नीचे एक ममीकृत लाश पड़ी थी। मैं वहां घबराया हुआ खड़ा था, हड्डियों के ढेर और चमड़े जैसी पुरानी खाल को घूर रहा था। पिता शर्म से सिर झुकाए मेरे पास आए।
उन्होंने कहा, हमारा बेटा 6 साल पहले मर गया। वो मेरी पत्नी थी जिसे मैं चाहता था कि आप उसे देखें। नंबर 1, ये कहानी मुझे मेरे चाचा ने सुनाई जो हिमाचल में रहते हैं। अपने दोस्त रोनी के साथ उनका पर्सनल एक्सपीरियंस। एक दिन रोनी इंटरनेट पर ब्राउजिंग कर रहा था। उन्होंने एक झूले वाले पुल के बारे में एक कहानी पढ़ी जो उनके घर के करीब स्थित था। वेबसाइट पर पुल और आसपास के क्षेत्र की बहुत सारी तस्वीरें थी। अगली बार जब वो मेरे चाचा से मिले तो उन्होंने उन्हें पुल के बारे में बताया। यह एक पुराना झूला पुल था जो एक गहरी खाई को पार करता था। किसी अज्ञात कारण से इसे एक ऐसे स्थान के रूप में जाना जाता था जो आत्महत्याओं के लिए कुख्यात था। हर साल कम से कम 5 या 10 लोग पुल से नीचे गिर जाते थे और मर जाते थे। कोई भी इसका कारण नहीं बता सका। उन्होंने कहा कि इस स्थान पर उन सभी लोगों के भूतों का साया था जिन्होंने वहां आत्महत्या की थी। जब मेरे चाचा उस शाम घर गए तो उन्होंने फैसला किया कि उन्हें पुल की जांच करनी होगी। वो किसी भूत को देखना चाहता था, इसलिए उसी रात वो उन पहाड़ों की ओर निकल पड़ा जहां पुल स्थित था। वहां पहुंचने में उसे करीब आधा घंटा लग गया। लगभग आधी रात हो चुकी थी जब वो पुल पर पहुंचा और आसपास एक भी व्यक्ति नहीं था। यह अंधकार में और घातक शांति थी। माहौल इतना डरावना और अशुभ था कि उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। लोग इस जगह के बारे में सिर्फ दूसरों को बेवकूफ बनाते हैं। वो खुद से बुदबुदाया और सावधानी से घाटी के किनारे तक चला गया और उसकी गहराई में झांकने लगा। वो उन सभी लोगों के बारे में सोचने लगा जिन्होंने खुद को स्याह अंधेरे में फेंक दिया था। इधर उधर देखने पर मेरे चाचा को पास में एक फोन बूथ खड़ा दिखाई दिया। वो अंदर गया, कुछ सिक्के स्लॉट में रखे और रोनी का नंबर डायल किया। हेलो रोनी, अंदाजा लगाओ कौन बोल रहा है, उन्होंने कहा। मैं उसी पुल पर हूँ जिसके बारे में आपने मुझे पहले बताया था। तुम आज रात मेरे साथ क्यों नहीं जुड़ते? यहाँ बहुत सुखद और शांत है। क्यों नहीं? रोनी ने उत्तर दिया। मैंने वो जगह गूगल पर देखी है। वहीं रुको, मैं आ रहा हूँ। वैसे तुम्हें वहाँ नेटवर्क मिल रहा है? मेरे चाचा हंसे। ओह, मेरा फोन सीमा से बाहर है, इसलिए मैं पेफोन से कॉल कर रहा हूँ। उसका मित्र असमंजस में था। पेफोन? वहाँ कोई पेफोन नहीं है। अगर कोई होता तो मैं उसे तस्वीरों में देख लेता। बकवास। पुल के रास्ते में एक पेफोन है। अब देर मत करो, बाहर लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। इतना कहते ही रोनी चिल्लाया, नहीं, वहां से मत हटो। मैं उस जगह को जानता हूं और 15 मिनट में आ रहा हूं। बस पेफोन के अंदर रहें और फोन को नीचे न रखें। क्या हुआ? बस मुझसे वादा करो, तुम वहां से नहीं हटोगे। दूसरे लोग कुछ भी कहें, बस वहां से मत हटना। जब उनके दोस्त ने फोन रखा तो मेरे चाचा को डर की लहर महसूस हुई। उसने अपना फोन नहीं रखा। बूथ के बाहर मौजूद लोग उन्हें घूर रहे थे। उनकी आंखों के भाव ने उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। 15 मिनट बाद जब रोनी सस्पेंशन ब्रिज पर पहुंचा तो उसने अपने दोस्त को पुल के बिल्कुल किनारे पर खड़ा पाया। उसने अपना सेल फोन कान से सटा रखा था। उसे कुछ भी पता नहीं था कि वह क्या कर रहा है। वहां कोई फोन बूथ नहीं था और फोन का उपयोग करने के लिए प्रतीक्षा कर रहे लोगों की कोई कतार नहीं थी। यदि वो 1 इंच भी आगे बढ़ता तो किनारे से गिरकर मर जाता।